हेलो। जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है प्यारे दोस्तों, उसमें टॉपिक चल रहा है हमारा वाक्य के भेद। तो अर्थ के आधार पे ये वाक्य का दूसरा भेद है। एक भेद हम कंप्लीट कर चुके हैं। अर्थ के अर्थ के आधार पर वाक्य के अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, और वो होते हैं 8। इन 8 में से 3 भेद हम पिछली क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें से एक भेद था हमारा विधानवाचक वाक्य। दूसरा है निषेधात्मक विधानवाचक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, विधानवाचक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य। और तीसरा है हमारा इच्छावाचक वाक्य। तीसरा क्या है? इच्छावाचक वाक्य। आज जो बारी है वो है फोर्थ भेद की, और वो है आज्ञावाचक वाक्य। यहां से हम चीजें शुरू करेंगे। इससे पहले आपका पिछली क्लास में कंप्लीट हो गया था। आज्ञावाचक वाक्य में जिस वाक्य में आज्ञा आदेश अनुमति, जिस वाक्य में आज्ञा आदेश अनुमति निवेदन, जिस वाक्य में आज्ञा आदेश अनुमति निवेदन परामर्श, आज्ञा आदेश अनुमति निवेदन परामर्श, धमकी, सलाह, सुझाव का बहाव हो, वो क्या कहलाते हैं? आज्ञावाचक वाक्य। कैसे? रामू एक गिलास पानी लाओ, ये क्या है जी? आज्ञा। शाम से कहो शाम से कहो 4-5 कप चाय भिजवाए। शाम से कहो 4-5 कप चाय भिजवाए। तीसरा, आप जा सकते हो कृपया गंदगी न फैलाए, कृपया गंदगी ना फैलाए। निवेदन परामर्श
हमें रोज 8 घंटे जरूर पढ़ना चाहिए। ये क्या है जी? आपका परामर्श। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, इसमें आज्ञा का भाव है, इसमें आपको आदेश दिया गया, आप जा सकते हैं, इसमें अनुमति है, इसको परमिशन कहते हैं, इसमें यहाँ निवेदन है। हालांकि यहाँ ना का प्रयोग हुआ है, तो जहां न ना नहीं का प्रयोग होता है वो क्या कहलाते हैं? ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, जहां ना नहीं का प्रयोग निषेधात्मक है। लेकिन जब न ना नहीं का प्रयोग कृपया निवेदन के साथ हो तो वो क्या कहलाएगा? आज्ञावाचक वाक्य। ठीक है, हमें रोज 8 घंटे पढ़ना चाहिए। इसमें क्या है प्यारे दोस्तों? परामर्श। इसमें क्या है? परामर्श। ऐसे ही 6 नंबर, आपके जैसे मैंने बहुत देखे, जा अपना काम कर। ठीक है, तो मैं देख लूंगा। आप सुबह जल्दी उठकर पढ़ा करो। तो इसके अंतर्गत क्या था जी? ये दोनों के दोनों आपके क्या थे? धमकी। और इसमें क्या है? सलाह सुझाव। इसमें क्या है? सलाह और सुझाव है। ये आपको ध्यान रखना है, सलाह सुझाव है। तो ये सारे के सारे आपके आज्ञावाचक वाक्य थे। आज्ञावाचक वाक्य के अंतर्गत केवल आज्ञा नहीं होगी, आज्ञा के साथ साथ फिर दोस्तों जहां पर आदेश हो, अनुमति परमिशन हो, निवेदन हो, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। निषेधात्मक शब्दों के साथ में निवेदन को बताने के लिए अगर कृपया जैसे शब्दों का प्रयोग है तो वे सेंटेंस हमारे आज्ञावाचक के कहलाएंगे। इसके बाद में परामर्श है। ठीक है, इसमें परामर्श कहाँ है? हमें रोज 8 घंटे पढ़ना चाहिए, ये परामर्श है। इसके बाद धमकी है, तो ये देख लूंगा, तेरे जैसे मैंने बहुत देखे हैं। ठीक है, सलाह और सुझाव, जहां जिस सेंटेंस में इनका भाव होगा वे सारे के सारे सेंटेंस क्या कहलाते हैं? आज्ञावाचक। कल मंडे था और मंडे को क्लास नहीं हुई थी क्योंकि मैं दिल्ली से बाहर था। ठीक है, आज ही जो क्लास है ये जो आपकी फ्राइडे को क्लास हुई थी उसके बाद है। सैटरडे संडे आपकी छुट्टी रहती है, ये आपको ध्यान रखना। फ्राइडे वाली क्लास के अंतर्गत हमने विधानवाचक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य और इच्छावाचक वाक्य को कंप्लीट कर चुके थे। तो इसके बाद क्या करना था हमें? आज्ञावाचक वाक्य, जो कि आपका 4th वेद है। और इसके बाद में 5th है आपका प्रश्नवाचक वाक्य। क्या है जी? प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य जिस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द, जिस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द क्या, कौन, कब,
कैसे, कहाँ, कहाँ, कितने। जिस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द क्या, कौन, कब, कैसे, कहाँ, कितने, कितने का प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाएंगे? प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के, जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, जिस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, जिस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हो, जिस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हो, जिस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हो वो क्या कहलाएंगे? आपके प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे आप खाने में क्या लोगे? आपके पिताजी क्या करते हैं? देखो तो कौन आया है? दरवाजे पर कौन खड़ा है? आप दिल्ली कब आएंगे? आप परीक्षा की तैयारी कहाँ से कर रहे हो? आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? आप कैसे हो? तो एक तो आपको ध्यान रखना है, जरूरी नहीं है कि इनको प्यारे दोस्तों वाक्य के रूप में पूछें, ठीक है। प्रश्नवाचक वाक्य शुद्ध अशुद्ध वाक्य के रूप में भी पूछ लेते हैं। कई बार प्रश्नवाचक शब्द का तो प्रयोग होता है, लेकिन सेंटेंस के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता, वो गलत है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब सेंटेंस के अंदर क्या, यहाँ पे भी क्या, इसमें कौन, इसमें भी कौन, इसमें कब है, लेकिन यहां अगर हम प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर यहां पूर्ण विराम लगा देते हैं तो सेंटेंस गलत हो गया, वाक्य अशुद्ध हो गया।
तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि अर्थ के आधार पे वाक्य के जो 8 भेद हैं आप उसी के को यहाँ पे करो। शुद्ध अशुद्ध वाक्य के रूप में भी ये पूछे जाते हैं। अगर आप यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे हैं, यहाँ प्रश्नवाचक शब्द नहीं है, तो भी गलत है। प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग तो आपने कर लिया, लेकिन बाद में चिन्ह का प्रयोग किया नहीं है, तो भी सेंटेंस अशुद्ध है, गलत है। तो ये सारे के सारे प्रश्नवाचक शब्द थे और सेंटेंस के अंत में क्या आ गया? आपका प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया। आप परीक्षा की तैयारी कहाँ से कर रहे हो? आप परीक्षा की तैयारी कहाँ से कर रहे हो? तो इसमें क्या है जी, ये कहाँ, इसमें ये यहाँ पर हमने किसका प्रयोग किया? कहाँ का प्रयोग किया, और यहाँ क्या लगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। इसमें कितने और यहाँ पर कैसे। इसलिए सारे के सारे क्या कहलाए? आपके सारे के सारे कहलाए प्रश्नवाचक वाक्य। 8 में से कितने भेद पढ़ लिया आपने? 5। इसके बाद में 6 भेद है आपका संदेहवाचक। संदेहवाचक वाक्य, जहां जिस वाक्य में क्रिया या कार्य के होने में संदेह व्यक्त को संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। दूसरा, जहां वाक्य के आरंभ में जहां वाक्य के आरंभ में शायद हो सकता है, जहां वाक्य के आरंभ में शायद हो सकता है, लगता है, संभव है। जहां वाक्य के आरंभ में शायद हो सकता है, लगता है, संभव है, कदाचित, अंदाजा। जहां वाक्य के आरंभ में शायद हो सकता है, लगता है, संभव है, कदाचित, अंदाजा शब्दों का प्रयोग, अंदाजा शब्दों का प्रयोग संदेह को व्यक्त करने के लिए हो, संदेह को प्रकट करने के, शब्दों का प्रयोग संदेह को प्रकट करने के लिए हो, वो क्या कहलाता है? संदेहवाचक वाक्य। जैसे शायद आपकी परीक्षा नवंबर माह में हो। दूसरा, हो सकता है आपका कोर्स जून में ही समाप्त हो जाए या पूरा हो जाए।
पूरा हो जाए। लगता है पढ़ाई के साथ साथ आपको घर के काम भी करने पड़ते हैं। संभव है आपकी नौकरी 2025 में ही लग जाएगी। कदाचित आप कुछ वर्ष पहले मिले होते। मेरा अंदाजा है कि आपकी तैयारी मेरा अंदाजा है कि आपकी तैयारी पहले से ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पे इन सभी में संदेह है, और संदेह को व्यक्त करने के लिए आप किसका प्रयोग कर रहे हो? शायद, हो सकता है, लगता है, संभव है, कदाचित और अंदाजा। तो यानी कि संदेहवाचक वाक्य में संदेह को बताने के लिए शायद, हो सकता है, लगता है, संभव है, कदाचित, अंदाजा का प्रयोग किया गया, और यही स्टेटमेंट यहाँ आपको लिखवाई गई है। तो जिस वाक्य में क्रिया या कार्य के होने में क्या था? संदेह। तो इन सब में क्या था दोस्तों? संदेह। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। तो जहां वाक्य के आरंभ में शायद, हो सकता है, लगता है, संभव है, कदाचित, अंदाजा शब्दों का प्रयोग संदेह को प्रकट करने के लिए हो, तो वो क्या कहलाता है? संदेहवाचक वाक्य कहलाता है। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। चलो जी, तो यहाँ पर इन सभी सेंटेंसों में हमने क्या किया? वाक्य के आरंभ में, जरूरी नहीं आरंभ में हो, बीच में भी प्रयोग हो सकता है, लेकिन जब भी संदेह को बताने के लिए शायद, हो सकता है, लगता है, संभव है, कदाचित, अंदाजा जैसे शब्दों का प्रयोग किसी सेंटेंस में होगा, तो वे सारे के सारे क्या कहलाएंगे? संदेहवाचक वाक्य। आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे जाइए, मेरा फोटो और नाम देख के आप बुक ले लीजिए, अंकित गुप्ता जी। एक ही कमेंट को ज्यादा नहीं करना, बाकी बच्चों को भी लेने होते हैं कमेंट, ठीक है। मेरे मार्केट में एस चांद पब्लिकेशन है, तो एस चांद पब्लिकेशन से मेरी अभी नई बुक आई है, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप विद सॉल्यूशन।
हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया गया है आंसर की के अलावा। वो आप बुक लिख सकते हैं जो कि टॉपिक वाइज है। इसके अलावा एक दूसरी बुक है, पहली ये जो आपकी ये बुक है अमेजोन फ्लिपकार्ट पे आपको मिल जाएगी, और ये सस्ती बुक है, 199 रुपया की बुक है। तो आप उस बुक से भी कंटिन्यू चीज़ों की प्रैक्टिस कर सकते हैं टॉपिक वाइज। जो चीज़ उस बुक में है वो यहाँ नहीं है, जो यहाँ है वो बुक में नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप सारी क्लास अटेंड कर रहे हो ढंग से तरीके से और हर कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से आप जो है ये करते हैं, ठीक है, इम्प्लीमेंट कर लेते हैं सीखने के बाद, तो फिर आपको किसी बुक की नीड नहीं होगी। लेकिन अगर आपको रिवीजन के लिए या और एक्स्ट्रा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए नीड है तो आप अमेजोन फ्लिपकार्ट पे जाइए, ठीक है, और हिंदी की बुक अरुण सर के नाम से सर्च कीजिए, उस पर फोटो होगा और आप अपने घर पे मंगवा लीजिए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो जी, तो ये क्या कहलाए आपके संदेहवाचक वाक्य। अब एक बच्चे का डाउट ये है कि यहाँ पर वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या दे रहा है। उसने एक तो दे दिया ये वाला संदेह, दूसरा दे दिया उसने ये वाला संदेह। अब वो कह रहा है कि इनमें से दोनों में से सही वर्तनी बताइए, शुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो इनमें से शुद्ध वर्तनी तो यही है। वो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको ऑप्शंस क्या दे रहा है। तो ये गलत है। ये गलत क्यों है? क्योंकि इसने यहाँ नया का प्रयोग नहीं किया। लेकिन वो यहाँ एक तीसरा और दे देता है। वो तीसरा दे देता है आपको संदेह को इस रूप में, यहाँ पर ये। अब वो इन तीन में से कह रहा है कि बताइए कौन सी शुद्ध वर्तनी है। ये दोनों ही शुद्ध वर्तनी है, लेकिन चूंकि उसने दोनों ऑप्शंस में दिया है तो एक को चुनना पड़ेगा। तो जब जब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इस नए का प्रयोग जो कि अनुनासिक वर्ण है हमारा, इसका प्रयोग अनुस्वार के रूप में हुआ तो किसी भी शब्द की जो सबसे छोटी वर्तनी होती है वो शुद्ध होती है। अब जब ऑप्शन में ये होगा तो आप इसको ना लेके आप इसको शुद्ध मानोगे, और जब ये ऑप्शन में दिया ही नहीं है तो आपकी शुद्ध वर्तनी यही है। इसमें और इसमें दोनों में अंतर यही है कि यहाँ पे अनुनासिक वर्ण का प्रयोग अनुस्वार के रूप में हुआ है, नए का प्रयोग या अनुस्वार चिन्ह के रूप में हुआ है। और किसी भी शब्द की जो सबसे छोटी वर्तनी होती है वो क्या मानी जाती है? शुद्ध। इसके बाद ये कितने हो गए जी आपके? 6। सातवां जो है आपका, सातवां भेद, संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य या संकेतवाचक वाक्य या संबंधवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य या संबंधवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य या संबंधवाचक वाक्य। जिस वाक्य में एक क्रिया, जिस वाक्य में एक क्रिया के होने से दूसरी क्रिया के, एक क्रिया के होने से, जिस वाक्य में एक क्रिया के होने से दूसरी क्रिया के होने का, दूसरी क्रिया के होने का, जिस वाक्य में एक क्रिया के होने से दूसरी क्रिया के होने का संकेत मिलता है। कि हमें एक क्रिया के होने से दूसरी क्रिया के होने का संकेत मिलता है, वो संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। जिस वाक्य में एक क्रिया का संबंध, जिस वाक्य में एक क्रिया का संबंध दूसरी क्रिया से हो,
एक क्रिया का संबंध दूसरी क्रिया से हो। जिस वाक्य में दो क्रिया परस्पर जिस वाक्य में दो क्रिया परस्पर निर्भर आश्रित हो। जिस वाक्य में एक क्रिया का संबंध दूसरी क्रिया से हो। जिस वाक्य में दो क्रिया परस्पर निर्भर आश्रित हो। जिस वाक्य में दो क्रिया परस्पर निर्भर आश्रित हो, दो क्रिया परस्पर निर्भर आश्रित हो, वो क्या कहलाती हैं? निर्भर आश्रित हो। फोर्थ, मिश्र वाक्य के वे सभी उदाहरण मिश्र वाक्य के वे सभी उदाहरण जिनमें दोनों क्रिया भूतकाल या भविष्यत्काल की हो। जिनमें दोनों क्रिया भूतकाल या भविष्यत्काल की हो, वे सब क्या कहलाएंगे? संकेत वाचक वाक्य। तो ये क्या कहलाए जी? ये कहलाए मिश्र वाक्य। आप पढ़ चुके हो इससे पहले, क्योंकि रचना के आधार पे वाक्य के तीन भेद थे, सरल, संयुक्त और मिश्र। तो मिश्र वाक्य के एग्जाम्पलों में किसी में क्या था? भूतकाल की क्रिया का प्रयोग था, और किसी में
भविष्यत काल के प्रयोग, यानी कि हेतु हेतु मत भूतकाल और हेतु हेतु मत भविष्यत काल के जितने भी सेंटेंस है वे सारे के सारे आपके संकेत वाचक वाक्य या संबंध वाचक वाक्य के होते हैं। कैसे एग्जाम्पल देखिए, यहां पर बिजली चमकेगी तो वर्षा होगी। दो क्रिया डिपेंड हो गई, वर्षा होगी तो फसल बोएंगे। परिश्रम करते तो सफल हो जाते। गांव में चले जाते तो शादी हो जाती। यदि चुनाव निष्पक्ष होंगे तो परीक्षा भी निष्पक्ष होगी। यदि इतनी गर्मी रहेगी तो कूलर चलाना पड़ेगा। वह आगरा नहीं जाते तो ताजमहल नहीं देख पाते। तो यानी कि यहाँ क्या है, सभी सेंटेंसों में दो क्रिया है। इसी में क्रिया भविष्यत काल की है, तो ये हेतु हेतु मद भविष्यत काल के भी सेंटेंस हैं। ये सारे के सारे मिश्र वाक्य के तो हैं, और ये हेतु मद भूतकाल के हैं। ये हेतु मद भूतकाल के सेंटेंस। क्लियर? इनमें फिर भविष्यत काल है, इनमें क्या है, भविष्यत काल की क्रिया है, और ये क्या है, ये भूतकाल की क्रिया। कैसे पहचाना जी? यहां सेंटेंस में दो क्रिया है, एक है चमकेगी और दूसरा है यहां वर्षा होगी। इसमें गी का प्रयोग हुआ है, तो जब आप क्रियाओं में गा गे गी का प्रयोग करेंगे तो वो क्रिया किसकी कहलाती है, भविष्यत काल की। और जब आप दो क्रियाओं में ता ते ती का प्रयोग करेंगे वो क्रिया क्या कहलाती है, भूतकाल की। इसमें क्रिया कौन सी है, इसमें क्रिया होंगे गागेगी, इसमें गी, इसमें गा, और इसमें क्रिया किसकी है, इसमें क्रिया ताते थी। तो हेतु का मतलब क्या, एक हेतु का अर्थ कारण है, दूसरे का कार्य है। तो प्रत्येक कार्य किसी न किसी कारण से जुड़ा है।
आप तैयारी क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको नौकरी चाहिए। तो नौकरी और आपकी तैयारी का एक दूसरे से संबंध है और वो कार्य कारण भाव से है। अगर ये सरकार अनाउंसमेंट कर देगी हम कोई नौकरी नहीं देंगे तो आप तैयारी भी नहीं करोगे। तो नौकरी के चलते ही आप तैयारी कर रहे हो। तो इसमें से तैयारी करना आपका क्या है प्यारे दोस्तों? कारण। ठीक है, तो तैयारी आपका कार्य है और कारण क्या है? आपका नौकरी। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि हम यहाँ एक पंथ चार काज कर रहे हैं। जो ये संकेतवाचक संबंधवाचक वाक्य पढ़ रहे हैं हम, तो इसी के माध्यम से हम मिश्र वाक्य को भी समझ रहे हैं, इसी से संकेतार्थक वर्ती को भी समझ रहे हैं, और इसी से प्यारे दोस्तों हम संकेतवाचक या संबंधवाचक वाक्य भी पढ़ रहे हैं। और हेतु हेतु मत भूतकाल, हेतु हेतु मत भविष्यत काल। तो कुल मिला के बात ये हुई, एक पंथ चार काज का मतलब ये हुआ, एक तो आपने संकेतवाचक वाक्य को पढ़ा, संकेतवाचक वाक्य के जितने भी उदाहरण हैं वे सारे के सारे उदाहरण संकेतार्थक वर्ती के भी है। वर्ती होती है 8 प्रकार की, संकेतार्थक वर्ती के भी है। और जितने भी संकेतवाचक के उदाहरण हैं वे सारे के सारे आपके मिश्र वाक्य के भी उदाहरण हैं। मिश्र वाक्य की तो एक पंथ 3 काज हुआ, संकेतवाचक वाक्य के सारे उदाहरण संकेतार्थक वर्ती के, संकेतार्थक वर्ती के सारे उदाहरण संकेतवाचक वाक्य के, और जितने संकेतवाचक वाक्य उदाहरण सारे मिश्र वाक्य के। और दूसरा क्या है? दूसरा आपको ये ध्यान रखना है, एक होता है हेतु हेतु मद भूतकाल, हेतु हेतु मद भूतकाल और हेतु हेतु मद भविष्यत काल, हेतु हेतु मद भविष्यत काल। भविष्य काल में आने वाले समय में क्रिया गागेगी का प्रयोग, भूतकाल में बीते हुए में समय की क्रिया तातेती का प्रयोग। तो ये चारों चीज एक ही है, एक पंथ चार काज। यहाँ क्या लिखा है? जिस वाक्य में एक क्रिया के होने से दूसरी क्रिया के होने का संकेत मिलता है संकेतवाचक वाक्य, जिस वाक्य में एक क्रिया के होने से दूसरी क्रिया का संकेत मिलता है संकेतार्थक वर्ती। मिश्र वाक्य, हेतु हेतु भूत और हेतु हेतु भविष्य। तो ये कंडीशन इन चारों की है। जिस वाक्य में एक क्रिया का संबंध दूसरी क्रिया से हो संबंधवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, संकेतार्थक वर्ती, मिश्र वाक्य, हेतु हेतु भूत, हेतु हेतु भविष्य। जिस वाक्य में दो क्रिया परस्पर निर्भर आश्रित हो मिश्र वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, संकेतार्थक वर्ती, हेतु हेतु मद, हेतु हेतु भूतकाल। जिस वाक्य में वे सभी उदाहरण जिनमें दोनों क्रिया भूत या भविष्यत काल की हो, ठीक है, तो क्या है? संकेतवाचक वाक्य, संकेतार्थक वर्ती, मिश्र वाक्य। अगर भूतकाल की क्रिया होगी हेतु में तो भूत, और भविष्यत काल की क्रिया होगी तो हेतु हेतु भविष्य होगा। एक पंथ चार काज, और ये सारे के सारे उनके एग्जाम्पल। यहाँ पर क्या है? देखो, बिजली चमकेगी तो वर्षा होगी, वर्षा का होना बिजली के चमकने पर डिपेंड है। वर्षा होगी तो फसल बोएंगे, फसल का बोना वर्षा पे डिपेंड है। परिश्रम करते तो सफल हो जाते, यहाँ सफलता परिश्रम करने पर डिपेंड है। शादी गांव में जाने पर डिपेंड है। परीक्षा का निष्पक्ष होना चुनाव के निष्पक्ष होने पर डिपेंड है। कूलर का चलना गर्मी पे डिपेंड है। ताजमहल देखना आगरा जाने पर डिपेंड है। तो इसीलिए प्यारे दोस्तों क्या कहलाए? ये सारे संकेतवाचक वाक्य या संकेतार्थक वर्ती के उदाहरण क्या है। बात समझ में आई? तो इसके अलावा फिर हमारा क्या बच गया? एक बच गया प्यारे दोस्तों, और वो है हमारा लास्ट 8वां भेद, विषम्य बोधक वाक्य या संबोधन वाचक वाक्य। ये क्या कहलाया? विषम्य बोधक वाक्य या संबोधन वाचक वाक्य। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जिस वाक्य में मनोविकार, मनोभाव, जिस वाक्य में मनोविकार मनोभाव को प्रकट किया जाए
जिस वाक्य में मनोविकार व मनोभाव को प्रकट किया जाए वो क्या कहलाते हैं? विषम्य बोधक वाक्य या संबोधनवाचक वाक्य। दूसरा, जहां आश्चर्य हर्ष शोक ग्लानि घृणा आशीर्वाद संबोधन। आशीर्वाद संबोधन का बहाव हो। आशीर्वाद संबोधन का भाव। अब आश्चर्य क्या है? आश्चर्य है शाबाश, वाह, आहा। हर्ष क्या है? हर्ष है ओहो कोई, वाह रे वाह। शोक क्या है जी? हाय हाय, तराई तराई, बाप रे बाप। बस करो। ग्लानि घृणा, ग्लानि घृणा पीछे थू धत करेगी, धिक्कार है। आशीर्वाद जीते रहो, दीर्घायु हो, आयुष्मान भव, सौभाग्यवती भव। संबोधन हे अरे अजी ए हेलो, ये आपके संबोधन है। यानी कि आपको जहां विषम्य बोधक चिन्ह दिखाई दे इस वाक्य में मनोविकार, तो ये सारे के सारे आपके मनोविकारी तो हैं। आश्चर्य हर्ष शोक ग्लानि आशीर्वाद संबोधन, ये सारे के सारे मनोभाव है। यानी कि जहां मन के भाव को बताया जाए, मन के विकारों को बताया जाए, ठीक है, वो सारे संबोधनवाचक वाक्य है, विषम्य बोधक वाक्य है। और तीसरी कंडीशन क्या है कि वाक्य में विषम्य बोधक चिन्ह का प्रयोग होगा। तीसरी कंडीशन है वाक्य के आरंभ में, वाक्य के आरंभ में विषम्य बोधक चिन्ह, वाक्य के आरंभ में विषम्य बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। कैसे प्रयोग करोगे? जैसे शाबाश, आपने तो
कमाल कर दिए। अरे इधर आओ अजी, आप तो सुनते ही नहीं हो। वाह कितना अद्भुत, वाह कितना अद्भुत बच्चा है। आहा कितना सुहावना मौसम है। तो ये सारे के सारे क्या है जी? वाक्य विषम्य बोधक वाक्य है। और पहचान बेहद आसान, क्या विषम्य बोधक चिन्ह जरूर होगा। बिना विषम्य बोधक चिन्ह के आप इस वाक्य को बना ही नहीं सकते हो। तो ये थे आपके अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, जो कि हो गए हैं प्यारे दोस्तों कंप्लीट। ठीक है, अब इसके बाद हम नया टॉपिक, नई चीजों को पढ़ेंगे। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी 9:30 बजे आपकी यूट्यूब की क्लास है, जिसमें वर्ती और पक्ष आपका एक बेहतरीन टॉपिक में प्रैक्टिस कराऊंगा।